हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी रिवीजन सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा एक टॉपिक थ्रू एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। देखिए, दो तरह के शब्द होते हैं, एक तो होता है फोर्स, एक आता है अडॉप्ट। अगर आपसे पूछा जाए फोर्स कब हुआ था, तो आंसर आएगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम लगातार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो उसी उपलक्ष्य में हमने कौन सी डेट चुनी थी? 26 जनवरी 1950। बट अगर आपसे पूछा जाए कि अडॉप्ट कब किया गया था, अपनाया कब किया गया था, तो आंसर क्या आएगा? 26 नवंबर 1949। आज हम इसको किस डे के रूप में मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे या फिर लॉ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द लेंथिएस्ट बिकॉज ऑफ। भारतीय संविधान को सबसे लंबा लिखित संविधान को क्यों कहा जाता है? रिटन फॉर्म में है, डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं, सिंगल सिटीजनशिप है या जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ तरह-तरह के लोग हैं, तरह-तरह की लैंग्वेजेज़ हैं, कल्चर्स हैं, और यहाँ पे जो है हर एक चीज़ हमने क्या की है, डिफाइन की है हमारे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने स्टेट्स का पार्ट भी रखा है, सेंटर का पार्ट भी रखा है, इमरजेंसी के प्रोविजंस भी रखे हैं, ड्यूटीज़ भी रखी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रखी हैं, और एक-एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर भी हमने डिस्क्राइब कर रखा है इसमें। इसी वजह से ये जो है दुनिया का सबसे बल्किएस्ट, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मेनी आर्टिकल्स। तो टोटल हमारे पास कितने आर्टिकल थे जब बना था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395। जब हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तो टोटल हमारे पास 22 पार्ट्स थे। आज जो है 25 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल हैं, थे। आज हमारे पास 12 शेड्यूल हैं, और लगभग हमारे पास 395 जो हैं आर्टिकल्स उस समय जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रेजेंट एट प्रेजेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अप्रोक्सीमेटली। अभी कितने आर्टिकल्स हैं? 395, 330, 448 या 500। ऑप्शन क्या होगा? 448 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, दो तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल। हमने कौन सा अपनाया है? पार्लियामेंट्री। तो हमने कहाँ से अपनाया है? यूके से अपनाया। जो अंग्रेज हैं हम पे ऑलरेडी राज कर ही रहे थे, उन्हीं का सेम हमने बोरो कर लिया। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन। पार्लियामेंट्री सिस्टम किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिक्स्ड टेन्योर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जाना ही इस चीज के लिए जाता है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या रहता है? अकाउंटेबल रहता है किसको? लेजिस्लेचर को। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमें एक फ्यूजन देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑलरेडी पार्ट ही होता है किसका? लेजिस्लेचर का। जैसे हमें पता है जो मंत्री बनते हैं वो ऑलरेडी पार्ट होते हैं लोकसभा के। ठीक। तो वहीं से हमारे पास क्या निकला है कि अब अगर तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपना जो स्ट्रेंथ है, मेजोरिटी है, मेंटेन करके रखती है, तो वो पावर में रहेंगे। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लूज कर जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है। यही क्या बताता है? यही बताती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज रियल हेड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव के रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक। अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक। इंडियन फेडरलिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज। इंडियन फेडरलिज्म को क्या कैसे वर्णित किया जाता है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए फेडरलिज्म होता क्या है। देखो, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर और एक होता है फेडरल स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें सारी पावर्स कहाँ हो? सेंटर में हो। सेंटर के पास जो है सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, फिर वो आगे डेलीगेट करता है किनको? स्टेट्स को। जो हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? डिवीजन ऑफ पावर होता है। ठीक है, कुछ पावर्स जो है किसके पास होती हैं? स्टेट के पास होती हैं, कुछ पावर्स जो है सेंटर्स के पास होती हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर्स तो हमें देखने को मिलता है, फेडरलिज्म तो देखने को मिलता है हमें इंडिया में। बट जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्ट है
यूनिटरी फीचर्स की तरफ, ठीक है। कहीं ना कहीं जो पावर्स हैं वो ज्यादा हैं किधर, सेंटर की तरफ। जैसे कि हम बोलें जो सेंटर है वो स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकता है, सेंटर स्टेट्स के लिए रूल्स डिफाइन कर सकता है, इवन कि सेंटर कई बार जो है उन पे ग्रांट्स वगैरह रोक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि सेंटर के पास पावर है प्रेसिडेंशियल रूल इम्प्लाई करने की। तो हम देखते हैं कि जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं बाइज्ड है सेंटर की तरफ। इसी वजह से हमें प्योर फेडरल ना बोलते हुए, ना यूनिटरी बोलते हुए क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल बोलते हैं। इंडियन जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फीचर रिफ्लेक्ट द फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं हमने बात करी कि फेडरल नेचर क्या चीज दिखाती है, सिंगल सिटीजनशिप, ये तो यूनिटरी फीचर है, ठीक। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। डिवीजन ऑफ पावर, ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक फीचर है, ठीक। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिवीजन ऑफ पावर्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज गिवन इन, किस में दे रखा है, तो शेड्यूल नंबर 7 में दे रखी है। तीन तरह की लिस्टें दे रखी हैं हमारे पास, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है किसके अंडर आता है, सेंटर के अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, या फिर दोनों जो है उस पर कॉमन अधिकार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन फेडरलिज्म इज बास्ड टुवर्ड, अभी बताया कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं टिल्टेड है सेंटर की तरफ, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम, तो ये हमने लिया है ऑप्शन नंबर बी, यूके से। आपको ध्यान रखना है कि जो यूएसए है वहां पे क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। वहां पे आपको फेडरेशन की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, साथ में वहां पे स्टेट से भी अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडिया इज डिक्लेयर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टेट बाय, कौन से अमेंडमेंट से सोशलिस्ट और सेकुलर डिक्लेयर किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू प्रियम्बल इन, कब किया था, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 15, सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स, भारत में धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है, नो रिलीजन, धर्म का अभाव, स्टेट रिलीजन, राज्य धर्म, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, या प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। देखो, जो वेस्ट का सेकुलरिज्म है, जहां से ये कंसेप्ट आया है एक्चुअल में, वहां पे सेकुलरिज्म का मतलब बिल्कुल अलग है। वहां पे सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि स्टेट जो है और रिलीजन, ये दोनों अलग अलग होंगे। ना स्टेट रिलीजन में कोई दखल देगा, ना रिलीजन पॉलिटिक्स में कोई दखल देगा, ठीक। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, जो स्टेट है और रिलीजन है वो अलग अलग तो हैं, बट स्टेट कैन पुट चेक ऑन रिलीजन। स्टेट खुद का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, जैसे इस्लामिक स्टेट होते हैं, जो हमारी इंडियन स्टेट है उसका खुद का कोई भी एक जो धर्म है वो नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि वो सभी धर्मों को जो है खुला छोड़ दे, ठीक है। उसने क्या कर रखा है, चेक मेंटेन कर रखा है सभी के ऊपर, और इसी के लिए जो है इक्वल रिस्पेक्ट जो है सभी को, रिलीजन्स को है, किसी भी एक रिलीजन को प्रमोटर नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ग्रांटेड अंडर, कौन से आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 में हमारे पास क्या है, रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल्स दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स में। सोशलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट, जो इंडिया का सोशलिज्म है वो भी अलग है बाकी देशों से। जैसे स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, तो ऐसा नहीं है, सारी प्रॉपर्टी जो है सरकार के अंडर तो नहीं है हमारे यहाँ। अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये भी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो ये हम प्रेम्बल में भी देखते हैं, डीपीएसपी में भी देखते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो किस पे फोकस करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे ज्यादा फोकस करता है। कैपिटलिज्म तो है ही नहीं, ठीक है। कैपिटलिज्म इंडिया में एग्जिस्ट करता है बट सोशलिज्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 18, विच फीचर इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, तो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर के प्रति कौन डिफाइन करता है, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, या सेकुलरिज्म। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, पीएम होते हैं।
रियल एग्जीक्यूटिव ये भी पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हाँ ये प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी बिल्कुल है, हमारे यहाँ पे ड्यूअल जुडिशरी नहीं है, हमें सिर्फ सिंगल जुडिशरी देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग सेंटर बिल्कुल है हमारे यहाँ पे, डिवीजन ऑफ पावर्स बिल्कुल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूअल जुडिशरी। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सिंगल जुडिशरी देखने को मिलता है, सिंगल स्ट्रक्चर सिंगल टायर 3 टायर सिंगल सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स जो है हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, नाइदर रिजिड और फ्लेक्सिबल या कंप्लीटली रिजिड। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा आर्टिकल नंबर 368 है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो उसमें ऐसा दे रखा है कि कुछ प्रोविजंस के लिए तो हमें क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से भी काम चल जाएगा। किसी प्रोविजंस को चेंज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी का भी सहारा चाहिए। इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बदलना ना तो बहुत ज़्यादा ईजी है ना बड़ा ज़्यादा टफ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, उसी को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या इंश्योर करता है, डिक्टेटरशिप नहीं, हमारे यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ पे इंश्योर की जाती है थ्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डुअल सिटीजनशिप नहीं, सिंगल सिटीजनशिप बिल्कुल सही। जो हमारा आर्टिकल नंबर 9 है वो क्या बोलता है कि भारत के जो लोग हैं अगर खुद से किसी और की या फिर वॉलंटरी छोड़ देते हैं, किसी और की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेते हैं, तो उनकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन नंबर 25, विच फीचर शो यूनिटरी बायस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी चीज जो है यूनिटरी बायस दिखाती है। यूनिटरी बायस का मतलब क्या बताया मैंने, कि सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग दिखेगा। इमरजेंसी प्रोविजंस बिल्कुल सही। इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है, जो पावर्स हैं वो किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती हैं। जो स्टेट्स हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं, सेंटर के अंदर बिल्कुल आ जाते हैं, ठीक। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी हमारा जो है यूनिटरी फीचर ही दिखाता है, ठीक है। सेकुलरिज्म नहीं, जुडिशियल रिव्यू नहीं। तो यहाँ पे ज्यादा जो वैलिड पॉइंट है वो क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप सो आपको जो है पसंद आया होगा, ठीक। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।